हेलो एवरीवन, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो प्रमुख टॉपिक है हमारा, वह एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अधिगम या लर्निंग, या जिसे कहते हैं हम सीखना या सिखाना। तो अर्थात यह चैप्टर बड़ा ही लेंथी और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख परिभाषाओं के लिए जानेंगे कि आखिर अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। जो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। अधिगम किन सिद्धांतों पर लागू होता है, एक के सिद्धांतों के आधार पर वह चलता है, व इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, व अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो ये इतने प्रमुख बिंदुओं के लिए हम कवर करते हुए चलेंगे। साथ साथ आप जानेंगे इनमें कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अधिगम के पठार क्या होते हैं, व एक स्थान का अधिगम दूसरे स्थान पर यदि प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। तो इतने बिंदुओं को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल पे, और जो भी मित्र नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये अधिगम का एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट और जितने भी टेट होते हैं उन सभी टेटों में क्या होता है, अधिकांश प्रश्न यहाँ से बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रमुख टॉपिक की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का आपका टॉपिक है अधिगम। तो आखिर जानते हैं कि अधिगम होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, यदि मैं सामान्य भाषा में बात कहूँ तो सामान्य भाषा में जो अधिगम है, इस अधिगम को हम बोलते हैं कि कुछ भी नया या नवीन सीखना, कुछ भी नया नवीन या सीखने को ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। अब चाहे वह आप खुद सीखते हो या किसी को सिखाते हो, किसी और को भी सिखाएंगे तब भी क्या होगा, हम खुद सीख रहे हैं। जैसे आता है कि किसी नवीन आदत का निर्माण हो जाना, किसी नवीन आकृति का निर्माण हो जाना, या नवीन रूप आदि का क्या हो जाना, या किसी नवीन या नए व्यवहार का क्या होना, जन्म लेना ही क्या कहलाता है, भाई अधिगम कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए यह एक बच्चा पहले दिन अपने हाथ पर क्या करना सीखता है, मान लीजिए ये नियंत्रण करना सीख लेता है, तो ये क्या है, ये उसका क्या हुआ, अधिगम हुआ। बच्चा सबसे पहले क्या होता है, अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, ये क्या है, उसका अधिगम हुआ। बच्चा अपने पैरों को चलाना सीख लेता है, ये क्या है, उसका अधिगम है। कोई भी बच्चा या कोई प्राणी एक ए बनाना सीख लेता है, भाई बी बनाना सीख लेता है, भाई 1 भाई 2 एंड ईटीसी। ये क्या, इन बिंदुओं को कि किसी भी नवीन आकृति, आदत, रूप, रंग, व्यवहार आदि को सीखना या उसका जन्म लेना ही क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। तो ये अधिगम का एक अर्थ है कि अधिगम क्या है, किसी नवीन आकृति का जन्म ले लेना, किसी नवीन व्यवहार का जन्म ले लेना, या किसी नए आदत का निर्माण हो जाना। ये सब क्या होते हैं, हमारे अधिगम के ही पक्ष या पहलू माने जाते हैं। तो ये कुछ इसका प्रमुख अर्थ रहा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इनमें कुछ जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, कि जो मनोवैज्ञानिक रहे उन मनोवैज्ञानिक संबंधी प्रमुख परिभाषाएं, क्योंकि टेट के, सी टेट के व सुपर टेट के एग्जाम में परिभाषाएं बहुत अधिक पूछी जाती हैं अधिगम वाले चैप्टर से हमारा, जिसमें कभी कभी चैप्टर का जो परिभाषाएं रख देते हैं तो उनका नाम विकल्प में रख के पूछा जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ विकल्प के रूप में परिभाषाएं दी होती हैं तो प्रश्न के रूप में नाम दे दिया रहता है हमारे लिए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। आपको परिभाषा स्क्रीन पे साथ साथ दिखती रहेगी, मैं उसकी व्याख्या आपके लिए साथ साथ करता रहूँगा। देखिए पहली परिभाषा क्या है, तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हमारी, इन परिभाषाओं में जैसे देखते हैं पहली परिभाषा क्या कहती है आपके लिए। आप पहली परिभाषा देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है आई ए गेट्स की, जो कहता है अनुभव
एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि पहली परिभाषा आई ए गेट्स की है। ये कहते हैं किसके द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात कहना, यदि हम प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस की जाए या उसको प्रशिक्षण या उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो हम किसी भी व्यवहार में क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो मान लीजिए कि एक धावक या किसी अन्य क्षेत्र का मान लीजिए कोई खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जब पहली बार किसी खेल को खेलता है तब उतना निपुण नहीं होता, जबकि उसको मिलता है क्या, उसको यदि मिले निरंतर प्रशिक्षण तो वह उस खेल में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। अर्थात अपने उस पूर्व ज्ञान को या उस पूर्व व्यवहार को नवीन व्यवहार में क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इसी को बोलते हैं कि यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो किसी भी व्यवहार में हो सकता है क्या, उसी के अनुसार धनात्मक परिवर्तन। तो व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। चलिए दूसरी परिभाषा देखें। दूसरी परिभाषा आपके समक्ष दी है, दूसरी परिभाषा आपके समक्ष दी हुई है, जिसमें कहते हैं B.F. स्किनर कहते हैं अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। कैसा, सतत, ठीक है, सतत अनुकूलन की प्रक्रिया। सतत का कहते हैं जिसे हम निरंतर या जो क्या हो, हमेशा चलता रहे। ये कहते हैं जो अधिगम है वो क्या होता है, निरंतर, या हम मान सकते हैं कि ये आजीवन चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। अर्थात जो कि जन्म से स्टार्ट हो जाती है, शुरू होती है, और कब तक सीखता है व्यक्ति, अपनी मृत्यु तक, या कह सकते हैं पूरे जीवन काल क्या होता है, वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्थात आप एक स्पेशली लर्निंग के लिए ना करके आप ऐसे भी नॉर्मल यदि घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करें, आप प्रत्येक पहलू कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो अर्थात जो अधिगम है, अधिगम हमारा क्या होता है, जन्म से शुरू हो जाता है और हमारी मृत्यु तक चलता है। ठीक है, अगली परिभाषा देखते हैं। अगली कहता है किसकी है, विलियम वुडवर्थ की। विलियम वुडवर्थ कहते हैं अधिगम एक प्रक्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत क्या करती है, प्रभाव डालती है। अपेक्षाकृत क्या होता है, प्रभाव डालती है। तो तीसरी परिभाषा कहती है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाद की प्रक्रिया पर कैसा, अपेक्षाकृत क्या डालती है, प्रभाव डालती है। कौन सी प्रक्रिया पर, बाद की। जैसे भाई मान लीजिए, ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक उदाहरण है, एक उदाहरण ये आपको दिया है कि एक बच्चा विद्यालय जाता है तो उसके जो अभिभावक होते हैं वह ये सोचकर विद्यालय उसे भेजते हैं कि बच्चे के अंदर जो गलत व्यवहार हैं उन व्यवहारों का क्या होगा, नाश होगा, व नवीन व्यवहारों का प्रकाश होगा या विकास होगा हमारा। तो ये क्या है, ये अपेक्षा होती है, उनकी एक उम्मीद होती है कि बच्चा क्या होगा, कुछ नवीन व्यवहारों को, अच्छे संस्कारों को, गुणों को क्या होगा, वह सीख कर आएगा। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत क्या करती है, प्रभाव डालती है बाद की क्रिया पर। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं, क्रो एवं क्रो की। ये कहते हैं आदतों एवं ज्ञान अर्जन को ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है इनकी। इनका मानना ये है कि जो आदतों का जन्म होता है या हम जो नया ज्ञान क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, इनको ही क्या कहा गया, इनको ही कहा गया अधिगम। कि आदतों का जन्म लेना या नवीन ज्ञान का जन्म लेना या उदय होना, यही क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। जैसे मैंने बताया एक बच्चा यदि विद्यालय जाता है तो पहले दिन जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो कक्षा में किस प्रकार से आना है, कैसे जाना है, शिक्षक या शिक्षिका की बिना परमिशन के या उनके आदेश के बिना कक्षा में आना है या नहीं आना है, ये सब क्या होता है, बच्चा विद्यालय जाने के बाद सीखता है। तो ये क्या है, नवीन आदत हो गई हमारी। वहीं क्या होता है, नए नए ज्ञान का उसके अंदर जन्म होता है, उदय होता है। तो नवीन ज्ञान, नवीन जन्म, नवीन ज्ञान या आदत का जन्म लेना है क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली दी है E.A. पील की परिभाषा आप देख रहे हैं, जो कि कहते हैं कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है।
जो अगली परिभाषा आपके समक्ष दी है, ये कहते हैं कि वातावरण में किसके फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब यदि वातावरण को बदला जाए, अर्थात बच्चा मान लीजिए एक वातावरण यहाँ रहता है, इस वातावरण में रहता है, और बच्चा इस वातावरण में रहता है। ये कहते हैं कि यदि एक स्थान का और दूसरे स्थान का वातावरण क्या हो, बदल दिया जाए, तो पहले के जो व्यवहार थे उन व्यवहारों में भी क्या हो जाएगा, स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम वातावरण को बदल दें तो वातावरण के साथ साथ क्या होता है, व्यवहार में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण, एक बच्चा जो कि अब तक विद्यालय नहीं गया है कभी भी, वह एक ही वातावरण में रहता है जो कि उसके परिवार का है, आसपास पड़ोस का है। अब बच्चा वातावरण को बदलता है, कहाँ पहुंचता है, विद्यालय में। तो जब विद्यालय में पहुंचता है तो बच्चा कहाँ के वातावरण को अर्जित करता है, कहाँ के ज्ञान को, विद्यालय के। और ये वाला किसका है, पहले का, पहले का है मान लीजिए उसके परिवार का। तो अब ये दो स्थान का वातावरण हो गया, एक एटमॉस्फेयर रहेगा उसके फैमिली का और एक एटमॉस्फेयर रहेगा कहाँ का, उसके विद्यालय का। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा वैसे वैसे उसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेव है, उसका व्यवहार है, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये रहा हमारा अधिगम की, अधिगम क्या है, ओवरऑल ये निष्कर्ष निकलता है कि कुछ नया होना, नवीन ज्ञान, आदत, व्यवहार का जन्म लेना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, जो कि आजीवन चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इसी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आइए अब देखते हैं कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि आखिर अधिगम की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली विशेषता दी है आपके लिए कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अधिगम हमारा शुरू कहाँ से होता है, भाई जन्म से, और जन्म से चलता चलता कहाँ तक है ये हमारा, मृत्यु तक, मतलब आजीवन, बिना रुके। बिना रुके का अर्थ ये है कि कभी भी एक भी पल के लिए क्या होता है, अधिगम नहीं रुकता है। आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ प्रत्येक पल सीखते ही रहते हैं। और एक प्राणी, चाहे वह कोई भी जीव हो, वह अपने जन्म लेने के बाद अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इस समय अंतराल में भी सीखता है। यदि मैं बात करूं इस अंतिम पल की, तो अंतिम पल में भी वह किसको सीखता है, वह मृत्यु के उस पल को सीखता है जिसको हम पूरे जीवन काल में नहीं सीख पाते। एक प्राणी उसको भी क्या होता है, अंतिम पल में महसूस करता है, उसका अध्ययन करता है कि आखिर क्या है। तो इसलिए कहते हैं कि आजीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। आई होप आपको समझ आई होगी पहली विशेषता। दूसरी कहते हैं सार्वभौमिक या चहुमुखी। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है, या चहुमुखी, चहुमुखी का ये है जो सभी दिशाओं से होती हो, या कहते हैं जिसमें सर्वांगीण विकास हो। मतलब क्या कि प्रत्येक कोण से या प्रत्येक पहलू से क्या हो, प्रत्येक पहलू से क्या होता हो, अधिगम होता हो। मतलब चहुमुखीय या सर्वांगीण, ये सभी दिशाओं से क्या होता हो, अधिगम होता हो। अगली, व्यवहार में वांछनीय व क्या, स्थायी परिवर्तन। वांछनीय का अर्थ होता है कि ऐसा परिवर्तन या ऐसा व्यवहार जो क्या है, मान्य है या नैतिक है, या जो क्या है हमारा सभी में, ये बड़ा समूह इसको स्वीकार करता है, या जो चीज़ मान्य होती है। ये कहता है कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है, वांछनीय मतलब जो मान्य है, ऐसा परिवर्तन आता है। और कैसे, स्थायी मतलब रुका हुआ या हमेशा के लिए। जैसे उदाहरण मैंने बताया आपकी, बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय से जिन अच्छे गुणों को वो अर्जन करता है, वो अर्जित किए हुए गुण कैसे होते हैं, वही मान्य होते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, मान्य या स्थायी से को बोलते हैं वांछनीय या स्थायी परिवर्तन होना। आगे जी आपका औपचारिक, बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये भी इसकी, कि औपचारिक या अनौपचारिक। अब देखिए अधिगम की यदि बात करें तो अधिगम दोनों माध्यमों से होता है। आपका औपचारिक से भी होता है और कैसे, अनौपचारिक से भी होता है। औपचारिक की यदि बात करें तो औपचारिक, औपचारिक अधिगम वह होता है कि जिसमें समय व स्थान
दोनों कैसे हों, दोनों हों हमारे निश्चित, अर्थात जहाँ समय भी निश्चित हो, स्थान भी निश्चित हो, ऐसा अधिगम को कहते हैं हम कौन सा, औपचारिक अधिगम। ठीक, जैसे उदाहरण, अब आप यहाँ अधिगम कर रहे हैं, ये एक समय निश्चित है। ठीक, जैसे कि ज़्यादातर कोशिश रहती है कि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। किसी कारणवश यदि नहीं हो पाती है वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ये कोशिश रहती है कि आपको प्रत्येक दिन 6 बजे क्या हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या किसी टॉपिक को लेकर आपके लिए अध्ययन या स्टडी कराई जाए। तो ये क्या एक समय निश्चित है। ठीक, स्थान क्या है कि आप जानते हैं सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस पे आपकी वीडियो चल रही हैं कि टेट सी टेट सुपर टेट CDP की जो क्लासेस हैं हमारी वह यहाँ पे निरंतर चल रही हैं। तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्थान है। तो एक स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है। ये किसमें आता है, औपचारिक में। और जैसे उदाहरण देखता हूँ मैं इसका, और उदाहरण है जैसे विद्यालय। जैसे क्या हमारा विद्यालय, अब विद्यालय जाने का भी कोई समय निश्चित होता है हमारा। ठीक, और स्थान तो निश्चित ये है ही कि विद्यालय में जाएंगे। तो जो विद्यालय ही शिक्षक शिक्षण जो होता है वो हमारा कैसा होता है, औपचारिक में आता है हमारा। दूसरा कौन सा है, अनौपचारिक। तो जो अनौपचारिक है इसमें कहते हैं कि जिसमें समय और स्थान दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, कहीं भी किसी भी पल हम क्या कर लें, अधिगम कर लें, इसे बोलते हैं अनौपचारिक अधिगम। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारी आती है अनौपचारिक में आती है। आपका समाज, समाज में पता नहीं कब किस चौराहे पर कब कहाँ क्या होता हो, आप अचानक वहाँ पहुँच जाए और आप उस ज्ञान को अर्जित कर लें। अच्छा या बुरा वो तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल क्या कहता है, ये कहता है कि सामाजिक अधिगम है। ये कैसा है हमारा, अनौपचारिक है कि किसी भी पल किसी भी पहलू हम कुछ भी कहीं भी सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला कहता है अनुभव अभ्यास के द्वारा हम अधिगम को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या सुधारा जा सकता है। जैसे हम देखा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि हम बार बार क्या करें, अभ्यास करें, तो एक जड़ बुद्धि व्यक्ति भी, जिसकी बिल्कुल जड़ बुद्धि है, वह भी क्या बन सकता है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में प्रयोग करेगा या बार बार प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, वह बन सकता है, निपुण हो सकता है। क्लियर। अगला दिया है स्थानांतरण हो सकता है। स्थानांतरण का अर्थ होता है कि एक स्थान का अधिगम यदि दूसरे स्थान पे क्या हो, सहायता प्रदान करे, तो इस प्रकार अधिगम के कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण हो जाना। जैसे उदाहरण, जैसे उदाहरण आपका दिया है कि मान लीजिए आप स्टडी करते हैं किसकी, हिंदी व्याकरण। आप किसको पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण को पढ़ने के बाद आप पढ़ने लगते हैं किसको, संस्कृत की व्याकरण को। तो ये क्या है, ये संस्कृत की व्याकरण का अध्ययन करना ये एक दूसरे स्थान का अधिगम है और ये हमारा प्रथम स्थान का अधिगम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सहायता करेगा। तो अधिगम है, अधिगम का स्थानांतरण होता है या हो सकता है, ये एक अलग से टॉपिक आएगा, मैं आपके लिए इससे अंदर कराऊंगा। आगे दिया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसी, एक विकासशील। अब आप जानते हैं कि प्रक्रिया कैसी होती है, एक अविकसित प्रक्रिया होती है, एक विकासशील होती है और एक हमारे क्या होता है, विकसित होती है। मतलब जिसका विकास नहीं हुआ या नहीं हो रहा वह अविकसित है, जिसका पूर्णतः विकास हो चुका है वह कैसी हमारी विकसित है। और जो कह रहा है अविकसित और विकसित के बीच में है, मतलब निरंतर विकास की दिशा में क्या बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं विकासशील। जैसे मैं बताया, हम जन्म से और मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्या होता है, लगातार प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं, इसलिए कैसी प्रक्रिया होती है, विकासशील प्रक्रिया है, मतलब चलती हुई प्रक्रिया है। अगर दिया है सामाजिक जीवन उपयोगी, तो भाई हम रहते हैं किसमें, एक बड़े समाज में। तो हम समाज के प्रत्येक सदस्य से प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो अधिगम है उसका अधिकांश भाग जो होता है हमारा कौन पूरा करता है, एक समाज, एक समूह पूरा करता है। और उस अधिगम से हम क्या करते हैं, अपने जीवनोपयोगी या जीवन में क्या करते हैं, उसको धारण करते हैं और फिर उसी रास्ते पे आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी सभी विशेषताएं। अगली विशेषता दी है अधिगम एवं शिक्षण साथ साथ चलते हैं। तो अधिगम एवं शिक्षण साथ साथ चलने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई अधिगम करा रहा है या आप अधिगम
करा रहे हैं किसी के लिए। दोनों परिस्थितियों में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं अभी वर्तमान का उदाहरण ले लेता हूँ, हमारा और आपका। मैं अधिगम करा रहा हूँ, ये तो रहा हमारा कौन सा अधिगम, साथ में क्या करा रहा हूँ शिक्षण। तो ये दोनों टीचिंग और लर्निंग, ये दोनों क्या होते हैं हमारे एक साथ चलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी आपके समक्ष कि किन विशेषताओं से अधिगम होता है या किन विशेषताओं को अधिगम हमारा क्या करता है, प्रकट करता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं अधिगम के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में कि आखिर कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं अधिगम के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख तत्वों के लिए कि किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। वह हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक भी हैं जो कारक क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए पहले तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि बहुत आवश्यक है क्या, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। यदि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान नहीं है किसी क्षेत्र में तो वह क्या अधिगम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अर्थात मान लीजिए आप बच्चे को सिखाते हैं 3 का पहाड़ा या 3 की टेबल, अब बच्चे को नहीं आती है किसकी, 2 की, तो क्या वो 3 की सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। अर्थात इसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अब आप मान लीजिए बच्चे को सिखाते हैं इंग्लिश की रीडिंग लेकिन उसको नहीं आती है ABCD ही, तो क्या वह अधिगम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अर्थात मायने क्या रखता है, महत्व रखता है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। आगे दिया है तत्परता। यदि बच्चे के अंदर नहीं है रुचि सीखने की तो आप कितना भी कोशिश कर लो क्या वह सीख पाएगा, नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि हम तत्परता का होता है उसके एक्टिव करना, उसे तत्पर करना कि वो क्या हो, सीखे और सीखने की रुचि या जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो, जन्म ले। अगला दिया है अभ्यास। जैसे जब तक वह बार बार दोहराएगा नहीं, उसके लिए अभ्यास नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला दिया है पुरस्कार या पुनर्बलन। अधिगम जितना हो पाता है या बच्चा जितना कर लेता है उसके आधार पर उसे क्या मिले, रीइंफोर्समेंट मिले या उसको क्या मिले, कोई पुरस्कार मिले, उसको पुरस्कृत किया जाए या उसको जो पुनर्बलन दिया जाए, वो पुनर्बलन के आधार पर बच्चा क्या होता है, उस अपने व्यवहार को, जिस व्यवहार पे उसको क्या मिला, कोई पुरस्कार मिला, पुरस्कार से ही उसे क्या मिला, एक रीइंफोर्समेंट मिला, मतलब आंतरिक बल, जो बल उस व्यवहार को दोबारा दोहराने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस प्रेरित करने वाले बल को ही बोलते हैं पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। अगला दिया है अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक बड़े समूह में, समाज में क्या रहता है, बच्चा रहता है, उस बच्चा के साथ यह समूह या समूह में रहकर बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। भाई चाहे परिवार हो, विद्यालय हो या हमारा समाज हो, इसमें बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। अगले दिए गतिविधि आधारित अधिगम। गतिविधि आधारित का अर्थ होता है कि एक ऐसा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जिसमें क्या हो, कुछ करके सीखने का जोर दिया जाए। एक्टिविटी आधारित का अर्थ होता है कुछ करके सीखना, सिर्फ रट्टा मारना ही नहीं, रट्टा मारना अधिगम नहीं होता, करके सीखना मतलब गतिविधि आधारित। आप सिर्फ और सिर्फ उसे लिखित ना दें, कुछ ऐसा भी हो जो उसके किससे जुड़ा हो, उसके जुड़ा हो दैनिक जीवन से, किससे हो, वो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हो, इसी को बोलते हैं गतिविधि आधारित या करके सीखना या अन्वेषण द्वारा सीखना। ये कुछ प्रमुख तत्व हैं कि जिन तत्वों की सहायता से अधिगम कराया जाता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी काम यदि सही दिशा में होता है तो अवरोध लगाने वाले भी तो होते हैं, कुछ प्रतिरोध भी तो लगते हैं, रजिस्टेंस भी तो वर्क करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो फैक्टर क्या करते हैं, रजिस्टेंस लगाते हैं वहाँ पे। उन रजिस्टेंस लगाने वाले, प्रतिरोध लगाने वाले जो कारक फैक्टर हैं उन्हीं को बोलते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं उन प्रमुख कारकों के बारे में कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कारक क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे यदि मैं बात करूं तो आता है सबसे पहले कौन, हम बात करें तो वातावरण। भाई जैसा वातावरण होगा, यदि वातावरण हो कैसा, वातावरण होगा यदि शैक्षिक, मतलब सब कुछ कैसे हो, सब कुछ हो बच्चे के अनुकूल, तब तो क्या होगा, अधिगम हो पाएगा। यदि एक भी परिस्थिति हो बच्चे के प्रतिकूल, विपरीत,
तो क्या होगा, उस दिशा में अधिगम नहीं हो पाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अभी आप वीडियो ये देख रहे हैं और यहीं आपके पड़ोस में डीजे बज रहा हो, तो क्या आप अच्छे से इसके समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। इसी को बोलते हैं ऐसे कारक जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कि यदि वातावरण कैसा हो, प्रतिकूल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अधिगम नहीं हो पाएगा। चलिए और देखते हैं, और आता है जैसे परिपक्वता। परिपक्वता, यदि परिपक्व नहीं है बालक, ये जिस आयु का है भाई, अपनी आयु के लेवल का तो सीख पाएगा ना। कि 5 वर्ष के बालक से आप ये उम्मीद कर सकते कि भाई तू 20 वर्ष वाले व्यक्ति के या वयस्क की तुलना में उतना क्यों नहीं सीख पाया। तो परिपक्वता भी क्या होती है, निपुणता जो है वो क्या होती है, एक कारक का काम करती है कि जो जितना परिपक्व हो सकता है वो हो गया है, वो उसी लेवल का अधिगम कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। या करेगा तो क्या कभी कभी बाधा उत्पन्न होती है। और जैसे यदि बात करें तो और आता है हमारा विषय सामग्री। और क्या आता है हमारा विषय सामग्री, आता है आपका इसमें शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां आता है इसमें आपका समूह। और इसमें आता है जैसे सहपाठी। सहपाठी भी क्या करते हैं कभी कभी। और इसमें आते हैं आपके शिक्षक। और आपके आते हैं इसमें कौन, जैसे परिवार, परिवार के सदस्य आदि। ये इतने कारक हैं, अब एक एक समझ लेते हैं। जैसे विषय सामग्री, या कहते हैं पाठ्यक्रम। अब यदि पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल है या बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार है, कि जो उसका मानसिक स्तर है यदि उसके अनुसार है, तो क्या होगा, बच्चे का अधिगम आसानी से हो पाएगा। जैसे बच्चा मान लीजिए 5 वर्ष का है, अब 5 वर्ष के 6 वर्ष के बच्चे के लिए आप वर्णमाला से शुरुआत करें, वर्डों से शुरुआत करें, तब तो बच्चा समझ पाएगा। आप सोचें कि 5-6 वर्ष के बच्चे के लिए पूरा वाक्यांश दे दें, पूरा पद्यांश दे दें लिखने के लिए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये कहता है कि विषय सामग्री या पाठ्यक्रम या उसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस भी कैसा हो, उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो। अगर दिया शिक्षण विधियाँ, अब शिक्षण विधियाँ आप वह प्रयोग कर रहे हैं कि जो कि 12th क्लास में हम प्रयोग करते हैं, और वह प्रयोग कर रहे हैं आप किसमें, 1st क्लास में। तो क्या ये प्रथम कक्षा का छात्र कक्षा 12 की तुलना वाले से कर सकता है, या उस टीचिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। तो जो शिक्षण कौशल है या शिक्षण की जो विधियाँ हैं, वो विधियाँ भी कैसी हों, बालक की रुचि, तत्परता, उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार हों, उसी पर आधारित हों। अगला कह दिया हमारा समूह। तो समूह क्या कहता है कि समूह भी क्या करता है, प्रेरित करता है, या समूह कभी कभी क्या करता है हमारा, डिमोटिवेट भी करता है। कि बच्चा जैसे समूह में रहेगा, ये कहते हैं ना कि जैसी संगत में रहता है, वैसे क्या होता है, उस पर असर आता है। तो इसी को बोलते हैं कि समूह भी क्या करता है, उसको प्रेरित करता है या उसको इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। अगला दिया सहपाठी। यदि सहपाठी कैसे हैं, अच्छे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, अच्छा। और यदि सहपाठी क्या है, नकारात्मक सोच वाले हैं, मित्र मंडली, तो क्या होगा, बच्चा भी क्या होगा, उसी दिशा में नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता चला जाएगा। आगे दिया है शिक्षक। शिक्षक का ये, यदि बच्चा अपने शिक्षक को अपना आदर्श मानता है, तब तो उनके द्वारा कराए हुए शिक्षण को क्या करता है, वह ग्रहण करेगा। यदि वह आदर्श उनको नहीं मानता, तो बच्चा क्या होगा, उनके द्वारा कराए शिक्षण को, अधिगम को ग्रहण आसानी से नहीं कर पाएगा, या उतना उत्तम नहीं कर पाएगा। आगे दिया हमारा परिवार। सबसे अहम योगदान रहता है किसका, परिवार का। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा संपर्क में किसके रहता है, परिवार के या अपने माता पिता के। तो यदि परिवार की बात की जाए, तो परिवार ही एक ऐसा कारक है कि जिसकी शुरुआत आपके जन्म से होती है, आजीवन चलती रहती है। यदि पारिवारिक वातावरण, माहौल बच्चे के अनुकूल ना हो, और यदि कैसा हो, उसके प्रतिकूल हो, तो क्या होगा, उसका अधिगम उस दिशा में, सकारात्मक दिशा में नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ प्रमुख अधिगम के बारे में ये सब उसके टॉपिक्स थे हमारे। इन सब टॉपिक्स के अंदर आपने आज अधिगम का अर्थ जाना, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं जानी, अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं जानी, जो कि आपके बहुत आती हैं, और अधिगम में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है आपने इसका अध्ययन किया। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनका अध्ययन किया। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें होगा अधिगम के वक्र होंगे हमारे शामिल, अधिगम के पठार शामिल होंगे, व अधिगम का स्थानांतरण है ये शामिल होगा। इसके बाद
एक एक करके क्रम के अनुसार जहाँ आपकी लर्निंग प्रिंसिपल हैं, उन लर्निंग प्रिंसिपल या अध्ययन के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत की शुरुआत की जाएगी। तो बने रहिए अपने चैनल पे और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों के लिए इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।